Hello and welcome back, dear friends, at Lit eCity YouTube channel, your one stop destination for English learning. दोस्तों आज इस पर्टिकुलर लेसन के अंदर इस ई ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्कस करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत फेमस प्ले द पोस्ट ऑफिस। दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेस की समरी को समझने से पहले सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द राइटर रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स में से एक हैं। ही इज ऑथर ऑफ मोर देन 100 बुक्स ऑफ वर्ड्स, पोइट्री की 100 से ज़्यादा किताबें, 50 ड्रामाज, 40 वर्क्स ऑफ फिक्शन, 15 बुक्स ऑफ एसेज, और सबसे बड़ी बात, इनको ये फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर मिला था 1913 के अंदर। इन्हीं सभी कारणों से ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पायनियर। A pioneer is a person who is a first in his field, जो अपने क्षेत्र में सबसे पहले सबसे प्रथम होते हैं। एंड ही इज इंटरनेशनली acclaimed as one of the finest lyric poets। जो इनकी फेमस बुक है गीतांजलि, इट इज लाइक एन ऑफरिंग ऑफ फ्लावर्स। तो एक बुके है बहुत खूबसूरत लिरिक्स का, और एक्चुअली में यही वो बुक थी जिन्होंने इनको वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बहुत पॉपुलर किया। अगर हम बात करें इंडियन फिलोसफिकल स्पिरिट की, क्योंकि न केवल ही इज अ लिटरेरी राइटर, ही इज लाइक ए कल्चरल एम्बेसडर। कल्चरल एम्बेसडर का मतलब है हमारी जो ग्रेट कल्चर है जिसके अंदर देयर इज ऑलवेज वी वेलकम अदर गुड एलिमेंट्स। तो ये बेस्ट आइकन है इंडियन फिलोसफिकल स्पिरिट के। हिज सब्लाइम विजन, उनका जो विजन है विच इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ नेशन, जो बिल्कुल इंटरनेशनल या हम कहें सारी ह्यूमैनिटी को एक साथ मान के चलता है, दैट इज वाई यूनिवर्सल मैन। और ये बेस्ड है इनका जो यूनिक इंटीग्रेशन है, किस तरह से ये मिक्स करते हैं, किस तरह से ये सबको एक साथ लेके हारमोनी में लेके चलते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न थॉट्स का। नाउ friends, if we talk about his contribution, his जो उनका इन्फ्लुएंस था पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंग्लिश पेंटर विलियम रॉथस्टाइन की हेल्प से। विलियम रॉथस्टाइन ऑर्गेनाइजर थे इंडियन सोसाइटी इन लंदन। लंदन के अंदर एक सोसाइटी थी जो एनकरेज करती थी, जो प्रमोट करती थी गुड इंडियन वर्क्स को। वहाँ के पेंटर विलियम रॉथस्टाइन थे। उन्होंने जब टैगोर के कुछ ट्रांसलेशंस देखे, देन ही फाइंड देम वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंपोजिशंस, और उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस करा। रॉथस्टाइन अरेंज टू पब्लिश अ प्राइवेट एडिशन ऑफ गीतांजलि, जो इनका सबसे फेमस वर्क है। 1912 के अंदर वो पब्लिश हुआ था, और उसका इंट्रोडक्शन जो था वो लिखा गया था उस समय के a very famous and himself a Nobel winner writer W.B. Yeats के द्वारा। 1918 के अंदर जो ये अलग अलग जगह पे लेक्चर्स देने जाया करते थे, और उससे जो इनको पैसा मिला, ही स्टार्टेड एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। नाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मीन्स this was not a typical university। इसका जो करिकुलम था, इसका जो सिलेबस था, it was based on liberal values। और विश्व भारती, look at this beautiful name, विश्व भारती। in this small campus whole world is invited। शांति निकेतन जो कोलकाता के पास स्थित था, वहां पर इन्होंने ये स्टार्ट करी। एंड दस he became not only just a writer of great importance, but also he became a harbinger। वो लेकर गए बहुत सारे आइडियाज को अपने स्टूडेंट्स के मीडियम से। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इस फेमस प्ले की, जिसका नाम हमने देखा द पोस्ट ऑफिस। ये टैगोर के सबसे पॉपुलर प्लेज में से एक है।
ओरिजिनली 1911 में ये लिखा गया था और फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था जनवरी 1912 के अंदर। और ऐसा कहा जाता है, जो इनके बायोग्राफर थे एडवर्ड टॉमसन, उन्होंने ये लिखा है कि टैगोर ने खुद ये बात कही थी, आई वॉज वेरी रेस्टलेस। नाउ द फीलिंग ऑफ रेस्टलेस इज दैट अ person is not feeling comfortable, he is agitated. Another word for restless is agitated. जब you are feeling quite confused, angry, sad, and you are not able to sit in a relaxed manner, जब किसी वजह से व्यथित होते हैं आप, तब just as I am now, that gave me the idea of a child. तो यहीं पर क्लियर हो जाता है कि जो चाइल्ड है इस प्ले के अंदर, जो हीरो है, ही इज अ मेटाफर, वो एक रूपक की तरह यूज हुए हैं, हु इज पाइनिंग फॉर फ्रीडम। किसी बर्ड को या किसी चाइल्ड को जब आप एनकेज कर दो, उसको पिंजरे में बंद कर दो, तो जैसे उसके अंदर फ्री होने के लिए एक तड़प होती है, ठीक उसी तरह से इस प्ले के अंदर करा गया था। एंड द वर्ल्ड एंग्जियस टू कीप इट इन इट्स बाउंड। ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर थिंग्स, वो आपको बांध कर रखना चाहता है। सो देयर इज अ स्ट्रगल between the two. On one hand we have this child who wants to go outside, और दूसरी तरफ ये दुनिया जो उसको एनकेज रखना चाहती है। My restlessness became intolerable. He was no more able to tolerate it, and जो उसका रिजल्ट था वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था, जो इन्होंने प्ले लिखा डाक घर, जो ये खुद कह रहे हैं, ही फिनिश्ड इन mere 3 or 4 days. नाउ फ्रेंड्स, प्रभात कुमार मुखर्जी, जो जिन्होंने बंगाली भाषा में टैगोर की बायोग्राफी लिखी है, he said that passionate feeling, full of passion, wanting to go somewhere far away. Now this is देखिए, एक होता है कि लॉन्गिंग टू गो आउटसाइड, एंड देन देयर इज लॉन्गिंग, जब हमारे अंदर एक अदम्य विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड ऐसी डिजायर होती है टू गो फार अवे। made टैगोर इमोशनली रेस्टलेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पूरे पीरियड में वो परेशान रहे। एंड द पोस्ट ऑफिस इज द इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ दिस रेस्टलेसनेस। इस रेस्टलेसनेस को किस तरह से वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस करा है, एक इमेजिन करके खुद की जो मन है उसको एक बच्चे के रूप में, या सोल को एक चाइल्ड के रूप में प्रेजेंट करके, उसका रिजल्ट है ये प्ले द पोस्ट ऑफिस। थोड़े से कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है इस प्ले के बारे में। फर्स्ट टाइम इट वाज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली लैंग्वेज, एंड इट वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1914 बाय देवव्रत मुखर्जी। उन्होंने पहली बार इसको ट्रांसलेट किया था। इट हैज द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली टैगोर प्ले, ये एकमात्र ऐसा प्ले है टैगोर का विच वाज परफॉर्म्ड abroad before it was staged in India. Look at the appeal, universal appeal of this man. इंडिया में किसी भी थिएटर हाउस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने से पहले आयरिश थिएटर, जब फेमस आयरिश थिएटर जिसे W.B. येट्स ने सेंचुरी के बिगनिंग में एस्टेब्लिश करा था, वहां पर इसको स्टेज किया गया लंदन में 1914 के अंदर। और उसके बाद ओरिजिनल बंगाली वर्जन, वहां तो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था, ओरिजिनल जो बंगाली वर्जन था इंडिया के अंदर 1917 के अंदर परफॉर्म किया गया। एंड लुक एट द लिस्ट ऑफ पीपल हु अटेंडेड। देखिए, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, तिलक, लाजपत राय, और इस तरह से और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन्स ऑफ दैट टाइम, दे वॉच दिस प्ले बिकॉज इस प्ले के अंदर इट इज नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ अ बॉय, इट इज अ स्टोरी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, इट इज अ स्टोरी ऑफ आवर सोल। तो बहुत खूबसूरती से एक डिफिकल्ट, एक कठिन फिलोसॉफिकल आइडिया को टैगोर ने प्रेजेंट करा है इस प्ले में। जो प्ले है
इट इज द स्टोरी ऑफ अ सिक बॉयज डिजायर. बॉय इज सिक, उसको काफी गंभीर बीमारी है, बट ही हैज डिजायर टू गो आउटसाइड. ही डज नॉट वांट टू बी केप्ट इनसाइड, अंदर रहना चाहता नहीं है. एंड दिस सेटअप, ये जो स्टोरी लाइन है, इट कैन बी टेकन एज एन allegory. Now dear friends, allegory is a literary device. एक वो डिवाइस होती है जिसमें ऑन द सरफेस एक स्टोरी चलती है विच इज क्वाइट सिंपल. उसका जो वैल्यू होता है वो सिंपल होता है, लेकिन उस स्टोरी के इंसिडेंट्स, उस स्टोरी के करेक्टर्स, उस स्टोरी की सेटिंग, उन सब का एक सेकंड मीनिंग, एक डीप मीनिंग भी होता है. जो जिसको हम इंडियन लिटरेचर के अंदर कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सहृदय. एक ऐसा रीडर हु शेयर्स द इमोशनल फीलिंग्स ऑफ द राइटर, जो राइटर के जैसा फील कर सकता है, वो क्या करता है, उसके अंदर छुपी हुई एलेगरी को आइडेंटिफाई कर लेता है. बाकी रीडर्स के लिए इट इज जस्ट अ सिंपल स्टोरी. तो इस वजह से कोई भी जो कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है, जो सोल से, डेथ से, या जिनको हम आसानी से नहीं समझा सकते हैं, तो ग्रेट राइटर्स यूज हेल्प ऑफ दिस एलेगरी. यर्निंग ऑफ अ सोल, किस तरह से जो हमारी आत्मा है विच इज इमॉर्टल, वो यर्न करती है, डिजायर करती है टू गो बियॉन्ड दिस मॉर्टल वर्ल्ड. मॉर्टल वर्ल्ड जो आसानी से हम लोग जिसको समझ सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट हमारे दिया जाता है, नश्वर संसार. द वर्ल्ड विच इज बाउंड टू डाई, वो दुनिया जो जरूर खत्म होगी, एंड रीच द ऑलमाइटी. हमारे यहाँ बहुत ये पॉपुलर इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट में है कि दिस बॉडी इज पेरिशेबल. पेरिशेबल का मतलब होता है दोस्तों विच मस्ट डाई, जिसको एक दिन मरना ही है. बट देयर इज अ सोल इनसाइड दिस बॉडी. लेकिन इस बॉडी के अंदर क्या है, एक सोल है जो इम्पेरिशेबल है, जो इमॉर्टल है, जो परमानेंट है. तो यहां पर ये प्ले कुछ इन्हीं चीजों को, इसी कॉन्सेप्ट को बताता है. इफ यू टॉक अबाउट द करेक्टर्स ऑफ दिस प्ले, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके अंदर एक करेक्टर है माधव, एक मिडिल एजेड पर्सन है. और फिर इसका एक्चुअली में ही डज नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल इशू, उसके खुद की कोई भी स्वयं की संतान नहीं है. अमल, अमल माधव का एडॉप्टेड चाइल्ड है, माधव ने उसे एडॉप्ट किया है. देन देयर आर मैनी करेक्टर्स हु अपीयर ओनली वंस और ट्वाइस इन द प्ले. तो यहाँ पर सुधा एक लड़की है जिसका ऑक्यूपेशन, जिसका काम है फ्लावर्स को गैदर करना और अपने फादर को हेल्प करना, उनको बेचने में. देयर इज अ डॉक्टर, डॉक्टर एक तरह से कैरिकेचर है. कैरिकेचर का मतलब ही इज यूज्ड टू मेक फन ऑफ पर्टिकुलर थिंग. और किस चीज का मजाक उड़ाया गया इसके द्वारा, वो डॉक्टर्स जो केवल किताबी ज्ञान, बुकिश नॉलेज को फॉलो करते हैं. प्ले में लगातार जब भी ये डॉक्टर आते हैं, ही टॉक्स अबाउट बुक्स ऑन मेडिसिन, बुक्स ऑन डिजीज, बट ही कांट अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन ऑफ द बॉय. देन देयर इज गफर, ये माधव की एक फ्रेंड है. एंड जो प्ले का सेकंड पार्ट है उसके अंदर ये एक गाइज्ड भेष बदलकर फकीर के रूप में आते हैं. इसी तरह से जैसे सुधा एक सिर्फ पासिंग करेक्टर है, उसी तरह से डेयरी मैन है, वॉचमैन है. देन देयर इज पंचानन जो विलेज हेडमैन या सरपंच है. इनके अलावा एक करेक्टर बड़ा स्पेशल है प्ले में, स्पेशल इन द सेंस राइट फ्रॉम द बिगनिंग, थोड़े बाद ही हम रेफरेंस प्ले के अंदर हमें मिलने लगता है द किंग का. बट वेरी सरप्राइजिंगली द किंग नेवर अपीयर्स एज अ करेक्टर इन द प्ले. केवल उनकी बात होती है, खुद प्ले में कहीं पर भी किंग एंट्री नहीं लेते हैं. देन देयर आर टू मोर माइनर करेक्टर्स. किंग्स हेराल्ड, हेराल्ड इज अ टाइप ऑफ मैसेंजर, या फिर अपन संदेश वाहक कह सकते हैं, वो है. एंड देन देयर इज अ रॉयल फिजिशियन जो लास्ट में सेकंड पार्ट के अंदर इसमें आते हैं. सो दीज आर द मेन करेक्टर्स, बट बेसिकली
द होल स्टोरी, जो पूरी कहानी है प्ले की, इट रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर ऑफ अमल। अमल के चारों ही ये घूमती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस प्ले के बारे में पढ़ना। और इसकी देखिए एक और बड़ी स्पेशल बात है कि कुछ एडिशंस के अंदर इस प्ले को थ्री एक्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और कुछ में इसको दो एक्ट्स की में ही डिवाइड कर रखा है। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर कि कहाँ पर एक्ट फर्स्ट कुछ बुक्स में खत्म होकर एक्ट सेकंड में स्टार्ट हो जाता है, और कुछ के अंदर कंटिन्यू रखता है। तो प्ले की जो शुरुआत होती है वो माधव के हाउस, माधव के घर पर होती है। माधव इज फीलिंग वेरी रेस्टलेस, बहुत बेचैन है, एंड ही इज आल्सो वेरी वरिड, टेंशन में है। डॉक्टर इज विद हिम, और माधव लगातार, डॉक्टर जैसे उस समय के जिसको अपन वैद्य बोल सकते हैं, वो वैद्य जी हैं, एंड माधव माधव इज हैविंग अ डिस्कशन, लगातार उनसे बात कर रहे हैं अमल की हेल्थ के बारे में। देखिए फर्स्ट सीन में थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता हु इज अमल, व्हाट इज गोइंग ऑन, उसको क्या बीमारी है। माधव टेल्स द डॉक्टर, वो बताता है, बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन हमें मिलनी शुरू होती है कि बिफोर द अराइवल ऑफ अमल, जब तक उनकी लाइफ में अमल नहीं आया था, हिज लाइफ वॉज मीनिंगलेस, एम्प्टी थी, लेकिन अमल ने उनकी लाइफ को हैप्पीनेस से भर दिया। दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ अमल इन देयर लाइफ। अमल जब से आया इनके जीवन में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। नाउ उन वो डॉक्टर से जानना चाहते हैं व्हाट विल हैपन टू अमल, क्या अमल ठीक हो जाएगा, वेदर द मेडिसिन आर वर्किंग, तो ये सारी चीजें वो जानना चाहते हैं। डॉक्टर सेज हु कोट्स फ्रॉम सम टेक्स्ट, अलग अलग के उस किताब में इस रोग के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो लक्षण हैं, इन पर ये हो सकता है। एंड जब उसको बार बार परसिस्ट करते हैं कि प्लीज गिव मी वन फाइनल आंसर, तो डॉक्टर कहता है नाउ इट इज इन हैंड्स ऑफ द ऑलमाइटी, अब भगवान ही कुछ कर सकता है। फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए, he means the doctor is not very confident because he has done whatever can be done according to books, जैसा भी जो कर सकते हैं वो कर चुका है। द डॉक्टर लीव्स, और गफर जो माधव का एक फ्रेंड है वो वहां एंटर करता है, एंड माधव टेल्स हिम। अब हमारे पास और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आती है, हाउ अमल केम टू हिज फैमिली, उनके परिवार में अमल का इंट्रोडक्शन हुआ कैसे था, अमल आया कैसे था। एक्चुअली में जब इनके खुद का कोई बायोलॉजिकल इश्यू नहीं होता, तो उसकी वाइफ, वो उसके मन में एक डिजायर होती है टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। और माधव वाज ओरिजिनली, स्टार्टिंग में वो इस आइडिया को फेवर नहीं करते, क्योंकि उनके मन में ये होता है कि जो मनी उन्होंने अर्न करी है मेहनत से, और जिसमें उनका टाइम गया है, उनकी बहुत बहुत उनका समय निकला है, ही डिड नॉट वांट टू बिक्वीथ इट। बिक्वीथ करना, नाम करके जाना, जैसे ट्रेडिशनली हम मान के चलते हैं फैमिली के अंदर होता है, एक फादर की जो वेल्थ होती है वो उसके बच्चों को पास होती चली जाती है, इनहेरिटेंस जिसको हम बोलते हैं। तो वो नहीं चाहते कि जो मेरा बायोलॉजिकल इशू नहीं हो सन, उसको कोई एडॉप्टेड बच्चे को मेरे जाने के बाद वो सारा पैसा मिल जाए। बट वेन हिज वाइफ इंसिस्टेड, जब उन्होंने जोर दिया तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं। और नाउ ही हैज बिकम सो मच फॉन्ड ऑफ द बॉय, बच्चे से उनको इतना लगाव हो गया है, तो ही सेज दैट नाउ ही अर्न्स, अब जो वो कुछ भी कमाते हैं, तो वो किसके लिए कमाते हैं, फॉर दिस बॉय। और अब अर्निंग में भी उनको क्या लगता है, इट डज नॉट सीम्स लाइक मैकेनिकल, वो किसी मशीन की तरह काम नहीं करते, बट वर्क्स विद अ पर्पस, मानो उनको जिंदगी में एक पर्पस मिल गया है। माधव गफ्फर को यह भी बताते हैं कि बॉय इज एक्चुअली डिस्टेंटली रिलेटेड टू हिज वाइफ, जो वाइफ की फैमिली है, जो माधव के इन लॉज हैं, उनमें ये लड़का है, एंड ही इज एक्चुअली एन ऑर्फन, वो अनाथ ही था, दैट इज व्हाई दे अडॉप्टेड हिम आल्सो। तो बॉय के भी केवल माधव और माधव की वाइफ ही पेरेंट्स हैं, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स आर नो मोर।
माधव गफर को ये भी बताते हैं कि दिस इज बेसिकली ही इज सफरिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंज डिजीज, एक ऐसी बीमारी से वो ग्रसित है द बॉय। केवल ओनली वन थिंग कैन प्रोलॉन्ग हिज लाइफ, एक ही चीज से उसका जीवन बच सकता है, दैट इज ही डज नॉट फेस आउटसाइड एयर एंड सन, कोल्ड सॉरी, उससे वो बचा रहे। तो ओनली थिंग दे कैन डू इज टू कीप हिम इनडोर्स, उसको हमेशा क्या रखना है, इनडोर्स ही रखना है। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट द एलेगरी स्टार्ट्स। जैसे सोल केवल बॉडी के अंदर बंद रहती है, ठीक उसी तरह से अमल के लिए इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं कि अमल बाहर जाना चाहता है, नेचर से मिलना चाहता है, नेचुरल एनवायरनमेंट फील करना चाहता है, लेकिन अमल इज नॉट अलाउड टू डू सो। नाउ जब गफर को ये चीजें पता चलती हैं, ही इज मूव्ड, उसको बड़ा दर्द होता है, एंड ही प्रॉमिसेस दैट ही विल विजिट द बॉय इन द इवनिंग एंड ही विल ट्राई टू एंटरटेन द बॉय, उसके साथ कुछ गेम्स खेलेगा, गपशप करेगा, सो दैट द बॉय डजंट फील लोनली, उसको ऐसा ना लगे कि मेरे पास ना कोई है, ना मैं कहीं जा सकता हूँ, ना मेरे पास कोई आता है। नाउ फर्स्ट टाइम जब माधव ये तो गफर चला जाता है, अमल एंटर्स एंड लाइक एवरी डे देयर इज वंस अगेन अ डिबेट दोनों अमल और माधव के बीच में। क्योंकि अमल जो है वो माधव से परमिशन चाहता है टू गो आउटसाइड, माधव हमेशा की तरह रिफ्यूजेस, अमल ट्राइज टू परsuade him. Now look at some very beautiful and moving scene and dialogues. Amal says that from this window, no, this window is very important symbol in the play. लगातार हम देखेंगे अमल को, क्योंकि बाहर जाना अलाउ नहीं है, it is only through window he can see the outside world. This window is our eyes, एक ह्यूमन बीइंग की वो, एंड नॉट ओनली दीज सेंसेस ऑफ वॉचिंग आउटर थिंग्स बट आल्सो आवर इनर आई, हमारी वो आंखें जो नेचर में गॉड की जो फॉर्म है उसको फील कर सकती है, हर क्रिएचर, हर लिविंग और नॉन लिविंग क्रिएचर में। तो वो ये कहता है कि ही कैन सी अ स्क्वायरल प्लेइंग आउटसाइड, अगर एक स्क्वायरल प्ले कर सकती है, हैप्पीली रोम कर सकती है ट्री के ऊपर नीचे, व्हाई कांट ही। माधव डज नॉट हैव आंसर्स टू दीज चाइल्ड लाइक क्वेश्चंस, उसके पास कोई जवाब नहीं है, एंड वो कहता है ही कैन ओनली से कि बिकॉज डॉक्टर हैज गिवन दीज ऑर्डर्स, जब डॉक्टर ने मना कर दिया है, सो ही इज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। इसी तरह से अमल और माधव दे ट्राई टू कन्विंस ईच अदर। अमल इंसिस्ट्स टू गो आउट एंड प्ले, कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, और माधव continuously refuses to give his permission. When Madhav asks Amal कि why he wants to go out, कि reason क्या है तुम्हारा, तो अमल points to a far hill, उसकी खिड़की से दूर एक हिल दिख रही है, उसकी तरफ इशारा करता है, and he says that he wants to go beyond that hill. Now once again there is a symbolical and allegorical meaning. ये जो हिल है ये बाउंड्री है, ये लिमिट है ह्यूमन कैपेबिलिटीज की, हमारे बॉडी की, हमारे मॉर्टल बॉडी का जो एक लिमिट है संसार में, वो हिल उसको शो करती है। और अमल क्या चाहता है, टू गो बियॉन्ड दैट हिल, उससे परे, विच इज ओनली पॉसिबल फॉर अ सोल, केवल आत्मा वो कर सकती है। नाउ माधव, बिकॉज ही इज सिंबल ऑफ मॉर्टल मैन वर्ल्ड, तो वो स्कॉफ करता है। स्कॉफ करना मतलब हंसी उड़ाना, किसी चीज को स्टूपिड समझना। और वो कहता है कि हिल इज अ नेचुरल ऑब्स्टेकल, ये तो भगवान की बनाई हुई दीवार है जो शो करती है ह्यूमन बींग्स को दैट दिस इज योर लिमिट, यू कांट क्रॉस मी, तुम मेरे से पार नहीं जा सकते, सो दैट नो वन कैन गो बियॉन्ड इट। तो आप देख सकते हैं दो बिल्कुल अपोजिट व्यू पॉइंट्स हैं। एक तरफ अमल विच रिप्रेजेंट्स आवर सोल, वो ये चाहता है कि गो बियॉन्ड द लिमिट्स, गो बियॉन्ड द ह्यूमन पॉसिबिलिटीज, और एक तरफ
जो माधव है वो शो करते हैं वर्ल्ड या बॉडी को, विच शोज दैट एवरीथिंग हैज अ लिमिट. नाउ अमल फिलोसफिकली रिप्लाइज कि आप इसको एक ऑब्स्टेकल की तरह देखते होंगे, मेरे लिए तो इट इज लाइक मदर अर्थ हरसेल्फ इज इनवाइटिंग मी. जैसे ये हिल ना होकर उनका एक हैंड है जो मुझे जेस्चर कर रहा है, सिग्नल कर रहा है, कम हियर बॉय, कम हियर, क्रॉस मी, प्ले, गो एंड प्ले बियॉन्ड मी. तो एक तरह से अमल जो ये शो कर रहा है कि फॉर मी इट इज नॉट एन ऑब्स्टेकल, ये मेरे लिए बाधा नहीं, बट रादर एक इनविटेशन है मुझे उस पार बुलाने के लिए. Now, Amal further says कि he is not alone in this pursuit. He saw a person going there yesterday. खिड़की में बैठे बैठे वो लगातार ऑब्जर्व करता रहता है, तो उसने एक पर्सन को देखा था वहां पर. उस पर्सन के पास एक बैम्बू स्टिक थी, उसके शोल्डर्स के ऊपर हाथ में एक ब्रास पॉट था. तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ही मस्ट बी अ लेबरर. मैन वॉज गोइंग इन सर्च ऑफ सम वर्क. आसपास काम नहीं मिला तो दूर जा रहा था. अमल नाउ आस्क्स माधव, he also want to go and search for work. Once again there is a very important message here. Madhav, he wants that boy should become a pandit. Now here pandit means a man who earns by learning. वो बैठे किताबें पढ़े, घर बैठे ही सब कुछ सीखे. So this is called bookish learning. Amal does not want to become a pandit by learning from books. अमल ये चाहता है कि if I want to have some experience, let me have it by dealing directly with the nature and people. So ये भी point लगातार यहाँ पर चलता रहेगा. अमल अगेन टॉक्स अबाउट द मैन. वो पर्सन जो था किस तरह से आफ्टर वॉकिंग अ लॉन्ग टाइम जब वो टायर्ड हो गया, ही स्टॉप नियर अ स्ट्रीम, बैठ गया, रेस्ट करा वहां पर, एट ग्राम फ्लोर, चने का कोई कुछ, बिकॉज ही इज अ वेरी सिंपल पर्सन. अमल अपनी आंटी मींस माधव की वाइफ से पूछता है कि क्या मैं भी किसी दिन, जब माधव नहीं होता है, क्या मैं भी ऐसा हो सकता है किसी दिन इसी तरह से छोटा सा अपना फूड पैकेट लेकर जा सकता हूँ. आंटी इज आल्सो अम्यूज्ड बाय दिस क्वेश्चन. अमल आल्सो एक्सप्रेसेस हिज डिजायर. उसके मन में भी सेम यही इच्छा है, टू गो फार फार अवे सर्चिंग फॉर वर्क एंड एंजॉइंग द आउटसाइड वर्ल्ड. माधव को जब ये सारी बात बताता है, किस तरह से मैंने आंटी मतलब माधव की वाइफ से भी ये सारी बात कर रही थी, माधव लिसन्स विस्टफुली. नाउ विस्टफुली मीन्स विद एक दर्द, एक पेन के साथ, नोइंग दैट इट कांट बी पॉसिबल, ये संभव हो ही नहीं सकता. एंड माधव लीव्स बट नॉट बिफोर गिविंग हिम एडवाइस कि you cannot go outside and stop talking to strangers. अमल की हैबिट है, वो विंडो में बैठा बैठा जो भी वहां से गुजरता है, he stops that person and have some questions for him. और उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है दुनिया के बारे में जानने में. तो वो कहता है कि हो सकता है कोई स्ट्रेंजर क्या निकले, रॉग निकले, एंड समवन में किडनैप हिम, उसको किडनैप कर ले. अमल इज obviously excited by this prospect, क्योंकि kidnapping means he will be taken away from the room, कमरे से उसको ले जाया जाएगा. It will give him an opportunity to get out of the four walls of the house. So in his childish excitement he says, oh, I am waiting for such a person जो आए और मुझे यहाँ से जबरदस्ती बाहर ले जाए. यहाँ पर एक्चुअली में कुछ बुक्स के अंदर फर्स्ट एक्ट फिनिश हो जाता है और सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है जैसे ही माधव रूम से चला जाता है. बट जो ओरिजिनल एडिशन था प्रभात का, उसके अंदर एक्चुअली में बुक इज डिवाइडेड इनटू ओनली 2 एक्ट्स. तो उसको कैरी ऑन करते हैं हम. तो अब माधव के जाने के कुछ देर बाद, व्हेन अमल इज सिटिंग नियर द विंडो, अ डेयरी मैन हु इज सेलिंग कर्ड एंटर्स द सीन. नाउ जो ये जितने भी इस तरह के लोग निकलते हैं, वेंडर्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, स्ट्रीट हॉकर्स बोल सकते हैं हम, जो लगातार अपनी आवाज़ के द्वारा कस्टमर्स को अवेयर करते हैं
about the things goods they are selling. तो इसका भी एक पर्टिकुलर वे है जो अमल को बहुत फैसिनेट करता है, अमल को वो बहुत पसंद है. अमल stops him and tells him about his desire to go out. अमल कहता है I also want to go out like you. I also want to sell curds like you. तो डेयरी मैन से वो पूछता है फ्रॉम वेयर यू हैव कम, आप कहाँ से आए हो. एंड डेयरी मैन इन्फॉर्म्स हिम अबाउट हिज विलेज एंड अमल सेज इट सीम्स ही हैड विजिटेड द विलेज. जो डिस्क्रिप्शन वो देता है, अमल कहता है देखा देखा सा लग रहा है. नाउ ये स्ट्रेंज चीज है क्योंकि अमल आज तक कभी गया नहीं है, बट ही कांट रिमेंबर कि वो कब उसने देखा है, बट ही हैज अ डेफिनेट नॉलेज ऑफ द सेटिंग ऑफ द विलेज. डेयरी मैन को भी सरप्राइज होता है जब अमल एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर देता है कुछ पर्टिकुलर जो गांव के सीन है. एंड ही सेज यस इट सीम्स, ऐसा लगता है, यू मस्ट हैव विजिटेड द विलेज. अमल फिर उसको बताता है कि यस, जैसे आप गांव से रोज आते हो, यू गो फ्रॉम डोर टू डोर, आई ऑल्सो वांट टू गो एंड in your special manner I also want to sell curd by using your trade song. Hamal, the dairyman, he says what a boy. मैं तो ये सोचता हूँ कि तुम घर में रहकर पढ़कर और एक पंडित बनो एंड यू वांट टू डू सपोज्ड मीनियल जॉब, जो मान के चला जाता है छोटा काम है, वो करना चाहते हो, और ये पर्टिकुलर ट्यून में. तो अमल रिक्वेस्ट हिम प्लीज प्लीज टीच मी हाउ टू से दिस इन दिस पर्टिकुलर मैनर. तो अमल जो वो डेयरी मैन है वो उसको सिखा देता है. और देन बिफोर लिविंग ही सेज दैट यू कैन कीप दिस कर्ड. अमल सेज दैट नो आई डोंट हैव एनी मनी. तो वो डेयरी मैन, ही इज़ अ वेरी जेंटल पर्सन, ही सेज कि कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही रख लो. और वो कहता है कि क्यों. वो कहता है बिकॉज यू हैव टॉट मी दैट इवन माई वर्क हैज सम सिग्निफिकेंस. मैं ऐसे मान के चलता था, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास बुकिश नॉलेज नहीं है, सो माई लाइफ एंड माई वर्क इज वर्थलेस. लेकिन जब मैं देखता हूँ कि एक बच्चा बड़ा होकर डेयरी मैन बनना चाहता है, सो देयर मस्ट बी सम सिग्निफिकेंस इन माय वर्क. तो तुमने यू हैव टॉट मी द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी इवन व्हाइल सेलिंग कर्ड, सो इट्स जस्ट अ गिफ्ट ऑफ फ्रेंडशिप फॉर यू. ये कहता हुआ वो वहां से चला जाता है. Next person is a watchman, a very important character in the context of the play. वॉचमैन हम समझ सकते हैं अ पर्सन हु कीप्स द वॉच, जो लगातार मैनुअली, जो लगातार टाइम है, क्लॉक है, उसको मेंटेन करता है, या फिर ही इन्फॉर्म्स पीपल अबाउट द टाइम. एंड ही इज पासिंग बाय द विंडो, जहाँ पर अमल बैठा हुआ है, रूटीन ड्यूटी है उसको, हर 2 आवर या 3 आवर में वो निकलता है और लोगों को अवेयर करता रहता है कि कौन सा टाइम चल रहा है. नाउ ही इज रादर ग्रफी पर्सन, उसका जो पूरा पर्सोना है वो डिसिप्लिन्ड और थोड़ा सा ऐसा है कि पीपल आर नॉट इजीली इम्प्रेस्ड बाय हिम. एंड ही एंग्रीली वांट्स अमल कि इस तरह से अगर तुमने मुझे टोका मेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी पर जाते वक्त, तो मैं तुम्हें पकड़कर आई विल टेक यू टू द किंग. सो दिस इज द फर्स्ट रेफरेंस टू द किंग. पहली बार हम देखते हैं किंग का रेफरेंस यहाँ पर आता है. एंड अमल सेज दैट व्हाई यू आर बीइंग एंग्री टू मी. गुस्सा होने की बात नहीं है, सिंपल थिंग इज दैट डॉक्टर ने मुझे ऑर्डर करा है कि मैं इसी तरह से कन्फाइंड रहूं, यहीं पर रहूं, और मैं ऐसा चाहता हूं बाहर जाना. एंड प्लीज मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हिट दिस गोंग. गोंग इज दैट जो एक बड़ा सा मेटल का एक रिंग होता है, सॉलिड रिंग, और उसके ऊपर दूसरे मेटल के हैमर टाइप से जोर से बजाया जाता है. दिस इज यूज, जैसे अपने स्कूल्स वगैरह के अंदर बैल हम रिंग करते हैं इंडिकेट करने के लिए स्कूल की ओपनिंग या क्लोजिंग को, ठीक उसी तरह से वो गोंग थोड़ा सा बड़ा होता है. वॉचमैन सेज ओह व्हाट अ फनी थिंग, व्हाट अ स्टूपिड थिंग. तुम्हें क्या लगता है गोंग कभी भी बजा सकते हैं? इट इज अ प्ले थिंग, इट्स अ टॉय. नो, इट हैज अ फिक्स टाइम. जब केवल ड्यू टाइम हो तभी इस गोंग को बजाया जा सकता है. नाउ द एलेगोरिकल मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. वॉचमैन प्रेजेंट करता है हमारी लाइफ को, और जैसे लाइफ में हर चीज इज अकॉर्डिंग टू इट्स ड्यू टाइम, वो पहले या बाद में नहीं हो सकती. सिमिलरली द वॉचमैन सेज टू अमल
कि तुम चाहते हो मैं अभी गॉन्ग बजा दूं, नॉट पॉसिबल. इट मीन्स दैट आवर डेथ इट इज प्री डेस्टिन, पूर्व निर्धारित है. आप उससे पहले या बाद में चाहो. इसी तरह से हमारी जीवन में बाकी भी जो चीजें हैं, दे ऑल आर प्री डिसाइडेड. ही ऑल्सो टेल्स अमल दैट द साउंड ऑफ द गॉन्ग, वो लोगों को रिमाइंड कराने के लिए है कि टाइम इज रनिंग, इट स्टॉप्स फॉर नॉन. समय कभी रुकेगा नहीं. वन डे एवरीवन हैज टू फॉलो द सेम पाथ. क्योंकि उसका सिंबॉलिकल मीनिंग क्या है, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, सिक हो, हेल्दी हो, उन सबको फाइनली एक लास्ट उनका जो गॉन्ग हिट होगा, it will be that of death. And watchman now looking at the boy says that don't be worried. इस तरह सोचकर परेशान मत हो कि you have to be kept inside always. One day the doctor will hold his hand and take him away. Now there is pun. डॉक्टर अमल सोचता है कि जो वो उसका खड़ूस डॉक्टर है जो लगातार उसको बोलता है कि डोंट अलाउ हिम टू गो आउटसाइड, और यही वॉचमैन कह रहा है कि डॉक्टर आएगा और तुम्हें बाहर ले जाएगा. अमल रिप्लाइज, डॉक्टर डॉक्टर कह रहे हो एंड डॉक्टर डजंट लेट मी गो, वही तो नहीं जाने देता. वॉचमैन सेज, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर डॉक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेटर डॉक्टर, दैट इज यम, the god of death, and he can set you free. वो तुम्हें यहां से ले जाएगा. अमल ऑब्वियसली ही इज यंग चाइल्ड, वो उसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज को समझ नहीं पाता है, एंड वंस अगेन एक्सप्रेसेस हिज डिजायर दैट ये जो ग्रेटर डॉक्टर जो आप कह रहे हो ये जल्दी से आ जाए और जल्दी से मुझे ले जाए. और फिर उसके बाद अमल का जो अटेंशन है वो जाता है एक बिल्डिंग की तरफ, जहां वो देखता है लगातार लोग आते जाते रहते हैं. इट इज ऑलवेज क्राउडेड विद पीपल, लोग वहां पर रहते हैं. सो ही इज क्यूरियस कि व्हाट इज दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कौन सी है. वॉचमैन टेल्स हिम कि ओह यू डोंट नो अबाउट दिस बिल्डिंग, इट इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द किंग. सो वंस अगेन अब प्ले का जो टाइटल है वो हमारे सामने आता है, और ये किसका पोस्ट ऑफिस है, किंग. नाउ सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उस एरिया का जो रूलर है उससे रिलेटेड है. बट ऑन द अदर हैंड वी कैन अंडरस्टैंड द किंग हियर रेफर्स टू द ऑलमाइटी और द किंग ऑफ डेथ है गॉड ऑफ डेथ यमराज. एंड पोस्ट ऑफिस इज द इंस्ट्रक्शंस, जहां पर लिखा आता है, जो पोस्टमैन्स हैं वो उनके एजेंट्स हैं, मैसेंजर्स हैं, जो लेकर, जिसको अपन बोलते हैं यमदूत हमारे यहाँ बोला जाता है, जो मैसेज ऑफ डेथ लेकर, डिलीवरी लेकर जाते हैं कि यस द टाइम हैज कम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन. He tells the curious boy, one day a letter may also arrive from him, the message that your time has come. एंड जब अमल ये पूछता है कि ये लिखेगा कौन मैसेज मुझे, कि मैं कोई भी जो लेटर होगा, वॉचमैन सेज, किंग हिमसेल्फ राइट्स नोट टू लिटिल चिल्ड्रन. देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड जो उसके लेटर से बचा हुआ है, वो राजा ही सबके लेटर लिखता है. तो अमल इज वेरी एक्साइटेड, ओह तो ऐसा भी कोई है जो मुझे भी लेटर लिख सकता है. एंड ही आस्क्स हिम मैनी क्वेश्चन, व्हेन सच लेटर विल कम, हु विल ब्रिंग इट टू हिम. इस तरह से वो और भी ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस हो जाता है. जब वॉचमैन उसको बताता है कि हाउ द पोस्टमैन गो फ्रॉम डोर टू डोर, एक जगह से दूसरी जगह, डिलीवरिंग लेटर्स एवरी डे, अमल कहता है ओके ओके ओके, नाउ आई हैव फिगर्ड इट आउट, अब मैंने फाइनल कर लिया है, आई वुड ऑल्सो लाइक टू बिकम अ पोस्टमैन, ताकि मुझे भी हर जगह हर घर में जाने का मौका मिले. सडनली वॉचमैन देखता है कि विलेज हेडमैन वो उस डायरेक्शन में आ रहा है, और वो बॉय को कहता है नाउ नाउ आई मस्ट गो, बहुत बातें हो गई, गपशप हो गई, अगर हेडमैन ने मुझे देख लिया बॉय से बात करते हुए, आई विल डेफिनेटली बी रेप्रीमेंडेड, मुझे डांट दिया जाएगा फॉर द केयरलेसनेस इन माई ड्यूटी. तो वो चला जाता है. बॉय इज नाउ डे ड्रीमिंग, वो ऐसे सोच रहा है कि देयर इज अ किंग एंड आई हैव रिसीव्ड अ लेटर, और अब लेटर तो आ गया, बट हु विल रीड इट, आंटी मतलब माधव की वाइफ, ओ नो वो तो हमेशा रामायण पढ़ती रहती है, माधव पता नहीं पढ़े ना पढ़े, कौन इस लेटर को पढ़ेगा. ही इज टॉकिंग इन दिस मैनर टू हिमसेल्फ.
अचानक उसको अपने सामने हेडमैन दिखाई देता है. ही ग्रीट्स हिम, उसको ग्रीट करता है. नाउ हेडमैन इज क्वाइट ग्रम्पी, हमेशा उसका मूड ऑफ रहता है, बिकॉज ही हैज दिस फीलिंग ऑफ बीइंग सुपीरियर कि आई एम द हेडमैन, क्योंकि मैं हेडमैन हूं तो nobody कैन टॉक टू मी लाइक दिस, देयर मस्ट बी सम रेस्पेक्ट. ही हॉटिली, बड़े घमंड से उससे पूछता है व्हाई ही इज कॉलिंग हिम. अमल आस्क्स द हेडमैन, वो उसको कहता है कि प्लीज आप पोस्टमैन को बता देना वेयर आई लिव, क्योंकि वो बेचारा ढूंढ रहा होगा और मेरे नाम का लेटर आया हुआ होगा. तो वो कहता है विच लेटर, तो कहता है देयर इज अ लेटर फॉर मी रिटन बाय द किंग. नाउ बॉय इज अ बॉय, ही इज वेरी इनोसेंट, तो वो बोल देता है. हेडमैन मॉक्स हिज फुलिश एजम्पशन, कि तुम्हें क्या लगता है किंग के पास कुछ काम नहीं है जो तुम्हारे लिए लेटर लिखेंगे, यू आर ए स्टूपिड क्रेजी फेलो. और वो ये बिकॉज ही इज वेरी हॉटी पर्सन, तो उसके मन वो कहता है कि आई विल रिपोर्ट ये दिस इम्प्यूडेंस, ये जो तुम्हारा वे है किंग को ऐसे समझना कि ही इज फ्री टू राइट अ लेटर. आई विल इन्फॉर्म दैट देयर इज अ चाइल्ड एंड ऑल्सो रिपोर्ट माधव अबाउट माधव, कि उसने अलाउ कैसे करा इस तरह को करने को. नाउ अमल इज ऑब्वियसली वेरी मच हर्ट बाय दिस चाइडिंग, उसको नहीं पता होता है कि ऐसे डांट सुनने को मिल जाएगी, एंड रिक्वेस्ट हिम टू फॉरगेट द मैटर. द हेडमैन लीव्स ओनली आफ्टर थ्रेटनिंग द बॉय, अभी भी जाते जाते वो धमका देता है कि जो ये तुमने अपनी इम्प्यूडेंस दिखाई है, ये जो तुमने हिम्मत करी है किंग को इतने हल्के में लेने की, यू विल सी द कॉन्सिक्वेंस, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा. नेक्स्ट जो पर्सन अमल के इधर से निकलता है, शी इज अ गर्ल, स्वीट गर्ल, एंड अमल लाइक अदर्स स्टॉप्स हर टू, उसको भी रोकता है. गर्ल आस्क्स हिम, हे यस प्लीज टेल मी क्विकली, क्या क्यों रोका है, बिकॉज ऑलरेडी मैं क्या हो चुकी हूँ, लेट हो चुकी है. तो अमल टेल्स हर दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो आउट लाइक यू आर गोइंग आउट, एंड मैं जा नहीं सकता बिकॉज डॉक्टर हैज प्रोहिबिटेड मी, मुझे मना कर रखा है. तो लेट मी नो अबाउट यू, वो गर्ल से कहता है कि तुम क्या करती हो, कहाँ से आती हो. तो द गर्ल इन्फॉर्म्स हर दैट माय नेम इज सुधा एंड आई एम डॉटर ऑफ अ फ्लावर सेलर, और मैं रोज फ्लावर्स गैदर करने जाती हूँ दूर दूर से, और फिर उसके बाद इनको फादर को ले जाकर देती हूँ जो इनकी गार्लैंड बनाते हैं. अमल इज वंस अगेन एक्साइटेड एंड ही सेज दैट ओके इफ आई कैन कम विद यू, अगर तुम्हारे साथ आ जाऊं तो आई कैन आल्सो प्लक फ्लावर्स फॉर यू. सुधा इज वेरी मच अम्यूज्ड कि ओके ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो वो जो हायर ब्रांचेस के फ्लावर्स हैं वी कैन आल्सो हैव देम. बट सडनली शी रियलाइजेस दैट शी इज गेटिंग लेट फॉर गैदरिंग फ्लावर्स, और ये कहते हुए कि आई विल सून कम यू, दैट आई विल नेवर फॉरगेट यू, इस तरह से बोलते हुए, क्योंकि दिस विल अपीयर अगेन इन द एंड ऑफ द प्ले. अमल उसको रोकने की कोशिश भी करता है और वो उसको कहती है कि आई विल मीट यू अगेन. तो अमल उसको यही बोलता है प्लीज डोंट फॉरगेट मी इजीली. उसके जाने के बाद अमल को एक और नेक्स्ट जो व्यू मिलता है वो मिलता है ग्रुप ऑफ बॉयज. दे आर पासिंग फ्रॉम देयर टू प्ले इन द फील्ड्स, दिस इज देयर प्ले टाइम. सुबह का काम कर लिया है और अब वो खेलने के लिए वहां पर है. अमल वापस से उनसे बात करता है एंड सेज दैट यस लाइक यू पीपल आई आल्सो वांट टू गो आउटसाइड. तो बॉयज कहते हैं व्हाट्स स्टॉपिंग यू, क्या क्यों रुके हुए हो, कम और चलो हमारे साथ. अमल सेज नो आई कांट बिकॉज द डॉक्टर हैज रिफ्यूज्ड टू गिव परमिशन. बॉयज कहते हैं हु केयर्स अबाउट द डॉक्टर, इग्नोर एंड प्लीज कम विद अस इफ यू वांट टू प्ले. नाउ अमल कहता है मैं ये तो नहीं कर सकता बट प्लीज यू पीपल आई रिक्वेस्ट यू, तुम लोग यहीं पर अपना विंडो मेरी विंडो के सामने खेल लो. सो इवन इफ आई कांट प्ले विद यू आई कैन वॉच फ्रॉम हियर एंड हैव सम फन. और इसके बदले में वो ऑफर करता है कि लुक आई हैव सो मेनी टॉयज, तो ये टॉयज आप ले लो ना. बॉयज आर वेरी मच सरप्राइज एंड एक्साइटेड, उनको लगता है कि ये इतने बढ़िया बढ़िया टॉयज इसके पास अंदर है और ये बोर फील कर रहा है और हम लोगों को ये मिल जाए, हम तो ये मिट्टी में और इस तरह से खेले ही नहीं. सो दे आर एक्चुअली दे
कांट बिलीव कि अमल जो है वो टॉयज उनको ऑफर कर रहा है. But now, when they say that, okay, let's play, Amal suddenly feels quite exhausted. काफी देर से वो विंडो में बैठा हुआ है, तो आउटसाइड एयर से लगातार वो उसके टच में है. सो ही फील्स एग्जॉस्टेड एंड फील्स स्लीपी. सो suddenly there is a sound of a gong, and says that, okay, if you don't want to come with us now, we will come later. बाद में हम आएंगे और हमारे साथ चलना. तो अमल वंस अगेन आस्क देम कि किंग का पोस्टमैन का आइडिया है क्या, कि हु इज द किंग्स पोस्टमैन. तो बॉयज कहते हैं उसको कि बी एश्योर्ड, अगर कोई तुम्हारे नाम का लेटर होगा, वी विल डायरेक्ट द पर्सन टू यू, और वो सीधा तुमसे आकर मिल लेगा, बात कर लेगा. With this, we come to the end of the part first, that is end of act first. Second part के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे इस प्ले के सेकंड एक्ट की, कुछ important symbols की, and we will learn how Tagore used this story to describe a very deep philosophical thing. So keep watching, dear friends, and I hope these lessons are proving helpful to you. Thank you, dear friends.